दूसरी जी है अनऑफिशियल हिमांशु। अनफॉर्चुनेटली माय फादर लॉस द जॉब। इंसान के हाथ में केवल 3 चीज, एक है हार्ड वर्क, दूसरा है ऑनेस्टी और तीसरा है पॉजिटिविटी। उस जमाने का एजुकेशन में और आज आपके बच्चों को जब आप पढ़ते हुए देखते हैं तो देखते हैं कुछ एजुकेशन में डिफरेंस आ गया, फर्क आ गया, ऐसा कुछ? बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, उनको बस डिग्री चाहिए। पहले जब आप डॉक्टर बने वो समय कुछ और था, अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। अभी तो गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है, वो जॉब नहीं मिलती तो स्कूल टीचर बन जाते। तो ऐसा कौन सा मिथ है जो कॉमनली आपके सामने आता है? सबसे बड़ा मिथ ये है कि व्यक्ति को लगता है कि भाई मैं बढ़िया हूँ, मुझे कुछ नहीं है और मुझे जो है किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ है। कॉमन प्रॉब्लम आज की तारीख में हो गई है, वो हो गई एसिडिटी। एनी मेडिकल शॉप डोंट हैव राइट टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन। इफ दे आर प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, दिस इज क्राइम। ये है द अनऑफिशियल टॉक्स विद अनऑफिशियल हिमांशु और हमारे साथ में राकेश शिवहरे सर जो है वो एडवांस्ड लेप्रोस्कोपी जीआई सर्जन है। मध्य प्रदेश इंदौर के पहले एडवांस्ड जीआई लेप्रोस्कोपिक सर्जन, सेंट्रल इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सर्जन और पिछले 20 साल से सर सिखा रहे हैं पैन इंडिया घूम घूम कर कि सर्जरी कैसे करी जाती है और अभी तक 150 से ज्यादा लाइव सर्जरी सर कर चुके हैं। आज हम सर को थैंक यू बोलते हैं, सर ने हमको टाइम दिया ताकि एक आम आदमी सर की स्टोरी सुन सके। सर की स्टोरी मैंने बहुत बार सुनी है। सर आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, उसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपको सब जानते हैं, इंडिया में मेडिकल फ्रेटर्निटी आपको बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन सर एक आम आदमी जरूरी नहीं आपको जानता हो। तो डॉक्टर राकेश शिवहरे सर जो हैं, उनकी जिंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है? बचपना कहाँ शुरू हुआ सर का? सर कहाँ पैदा हुए, किस शहर में? मेरा जो बर्थ प्लेस है वो नेपा नगर है। जब मेरे फादर एक विलेज में कोऑपरेटिव बैंक में वो अकाउंटेंट हुआ करते थे, उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली माय फादर लॉस द जॉब इन 1975। तो फिर हमको खंडवा के पास में 15 किलोमीटर दूर एक गांव है, जावर गांव कहते हैं जिसको, वहाँ हम लोग माइग्रेट हो गए और फिर जो है मेरी प्राइमरी स्कूलिंग वहीं पे हुई। करीब मैं जो है ये मान लीजिए कि 1982 तक मैं वहीं रहा और गांव में फादर जो है कुछ जो काम कंट्रोल की शॉप है या किसी के साथ में कुछ मिल गया तो वो काम करा करते थे। जॉइंट फैमिली थी, दादाजी भी कुछ लोगों की एप्लीकेशन वगैरह बनाया करते थे, मेरे चाचा बुआ सब लोग साथ में रहते थे। तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी और वहीं सरकारी स्कूल में मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई। जो स्कूल था वो बिल्कुल घर से लगा हुआ था। तो ये वहाँ पे एक हमारे गुरुजी हुआ करते थे, जनाब गुरुजी उनका नाम था। तो पहली बार उनने जो है आइडेंटिफाई किया कि ये बच्चा जीवन में कुछ कर सकता है, तो उन्होंने दादाजी को बोला कि इसको जो है आगे काफ़ी आप पढ़ाना इसको आगे, जिससे कि आगे कुछ बन पाएगा। तो मेरी मदर जो है शी इज़ फ्रॉम वेरी गुड बैकग्राउंड। मतलब मेरे जो नाना जी थे वो लैंडलॉर्ड थे और वो सीहोर के रहने वाले थे। तो काफ़ी ज़मीनें थी उनके पास में और चूँकि पहले पढ़ाई लिखाई देखी जाती थी और फादर जो थे बैंक में थे, वही देख के मेरे नाना जी ने मेरी मदर की जो है मैरिज फादर के साथ की थी जी। लेकिन अनफॉर्चुनेट इवेंट था, जॉब चली गई, गांव में आना पड़ा। तो माय मदर वाज वेरी मच वरीड अबाउट किड्स, इनकी एजुकेशन कैसे होगी। हम 3 भाई और 1 बहन, 4 भाई बहन थे। तो वो डेली एक चिट्ठी लिखा करती थी मेरे मामा जी को, मेरी मौसी को, कि हमको यहाँ से निकालो। तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? यदि उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो बनेंगे कैसे? क्योंकि मेरे मामा जी इंजीनियर, मौसा जी इंजीनियर और फाइनेंशियली सभी साउंड थे। मतलब मेरे मामा मौसी 8 भाई बहन थे, तो उसमें सभी लोग साउंड थे, केवल मेरी मदर को छोड़ के। तो वो डेली एक चिट्ठी लिखा करती थी। वो पहले पोस्ट कार्ड आता था, अंतर्देशीय आता था और मुझे भेजती थी कि ये तुम डाल के आओ। तो कंटिन्यूस मेरी मदर जो है वो 2 साल तक वो चिट्ठियाँ भेजती रही। फिर बाद में मामा जी मेरी मौसी के पास गए और लिटरली वो रोए सामने जाके कि जो है छोटी बहन को निकालना है वहाँ से। तो फिर उन्होंने प्रेशर डाल के और फिर हमको उज्जैन शिफ्ट कराया। ओके। तो प्राइमरी स्कूलिंग वहीं हुई, फिर हम लोग उज्जैन आ गए। तो उज्जैन में फिर जो है 5th क्लास मैंने गवर्नमेंट स्कूल से करी। तो वहाँ पे एक प्रिंसिपल हुआ करते थे, नाम तो मुझे याद नहीं है। तो मेरे करीब 90% मार्क्स थे। 5th बोर्ड हुआ करती थी उस समय। और हमारे रहने का जो एरिया था वो 10 बाय 10 का एक कमरा था जिसमें हम 6 लोग रहा करते थे। लाइट भी नहीं होती थी।
जो चिमनी वगैरह होती थी उसी में पढ़ाई होती थी। तो उनने मेरे फादर को रिजल्ट के बाद बुलाया, कहते हैं कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, इसका आप किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराओ। तो उन्होंने फिर जो है वो गए, अब वो हिंदी मीडियम स्कूल था, मुझे तो ABCD भी नहीं आती थी जी। तो लोकमान्य तिलक बड़ा फेमस स्कूल है उज्जैन में, तो वहाँ पे वो गए बात करने के लिए। चूँकि नंबर 5th क्लास के अच्छे थे तो वो मना तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि भाई ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बच्चे को तो अंग्रेजी आती नहीं है, इसको तो ABCD भी नहीं आती है। तो बोले हम 3 महीने का समय देते हैं, यदि इसे 3 महीने में पिकअप कर लिया तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और नहीं तो हम इसको स्कूल से निकाल देंगे। अब फादर की तनख्वाह उस समय थी 150 रुपीज़ और स्कूल की फ़ीस थी 50 रुपये। 50 रुपये? तो 50 रुपये मेरी फ़ीस और 50 रुपये कमरे का किराया, अब बचे 50 रुपये, तो कैसे होगा। तो माय मदर स्टार्टेड वर्किंग ओके तब से ही, कि जो है कुछ हाउस होल्ड जो काम होते हैं, सिलाई करना है या कोई अगरबत्ती बनाने के लिए घर पे कुछ सामान ले आए, या जो एनवेलप बनते थे पहले, जो पेपर की जो रद्दी आती थी उससे एनवेलप बनते थे। तो हम सब भाई बहन भी उसमें काम जुटाया करते थे, हाथ जुटाया करते थे। तो इस तरह से हमारा कुछ एडिशनल इनकम हुआ करती थी। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। और जैसा कि होता है भाई, अंग्रेजी मीडियम में आप पढ़ रहे हो, आपको इंग्लिश आती नहीं है तो नंबर कैसे आएंगे। तो 4 में से 0 शुरुआत में स्टार्ट, पहले महीने में यही हो रहा था। हाँ। तो 2 महीने में एक बार पिताजी ने, जब वो सब बच्चे मस्ती कर रहे थे तो उनने बक्शा निकाला, नंबर देखे तो पिटाई करी। बोले तुम सोच नहीं सकते कि 50 रुपये कहाँ से आ रहे हैं और तुम पढ़ नहीं रहे हो। तो मैंने उनसे बोला कि जब मुझे अंग्रेजी आती नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो बोले कैसे आ सकती। तो मैंने मेरे दोस्त एक मैडम है, भाले मैडम, उनके पास पढ़ने जाते हैं, तो यदि मैं वहाँ जाऊँगा तो सीख जाऊँगा। तो वो गए बात करने के लिए, चलो मैडम से बात करते। तो मैडम की फीस 50 रुपये। 50 रुपये? हाँ, उस समय भाई ट्यूशन फीस 50 रुपये, ठीक है। अब लेकिन अब उसका एडवांटेज ये हो कि उन्हें फिर भी चलो ठीक है 1-2 महीने पढ़ाते हैं। तो वहाँ लेके गए तो मेरे पहले दिन मुझे बायोलॉजी की डेफिनेशन याद आ गई। अच्छा, हो गई, अंग्रेजी की थी लेकिन याद हो गया, मैडम को पढ़ाने का तरीका अच्छा था। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और हाफ ईयरली में मेरी 10th रैंक आई। क्या बात है। तो उसके बाद से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर 8th में मेरिट आई, 10th में मेरिट आई, 12th में मेरिट आई, फिर ये सिलसिला चलता रहा। तो इनिशियली पार्ट जो था वो स्ट्रगल का था गांव में, कि भाई सुबह का खाना मिल गया, शाम को नहीं मिलेगा, कैसे करेंगे। लेकिन डेस्टिनी ने जो डिसाइड कर लिया है वो तो होके रहता है। सर एक बार स्कूल टाइम की बात करते हैं। आप ग्रेड 6th में इंग्लिश मीडियम में आए, 5th में तो हिंदी मीडियम में थे आप। तो ये ट्रांजिशन आपको याद है कैसा रहा, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आने का जो स्ट्रगल था? क्योंकि लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं बचपन से, उनको पता है। तो आपको ऐसा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था मन में कि ये सब लोग जवाब दे पा रहे हैं? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत रहा शुरू में, क्योंकि इंग्लिश आती नहीं थी। और ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो सालों साल रहा। और इंग्लिश चूँकि आप बचपन में नहीं सीखते हो, नहीं पढ़ते हो, तो आपका ये लेक्यूना हमेशा रहता है और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा उठाना पड़ता है। लेकिन इंग्लिश मेरी फिर बाद में ठीक हुई जब मैं संजय गांधी PGI पहुंचा, वो बताऊंगा आगे की कहानी आगे की कहानी में। यस, मुश्किल तो था, लेकिन एक बार जब आप पढ़ना सीख जाते हो फिर बाद में, क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा हिंदी में सोचता है और इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। क्या बात। इंग्लिश मीडियम का बच्चा इंग्लिश में ही सोचता है और इंग्लिश में ही लिखता है और इंग्लिश में ही बोलता है। सर आप 82 बता रहे हैं, 1982 स्कूल में? 82 में मैं उज्जैन आए थे आप। उज्जैन आया। तो उस समय आप स्कूल में थे। तो उस जमाने का एजुकेशन में और आज आपके बच्चों को जब आप पढ़ते हुए देखते हैं तो देखते हैं कुछ एजुकेशन में डिफरेंस आ गया, फर्क आ गया, ऐसा कुछ? देखिए बहुत अंतर आ गया है। जब मेरे टाइम पे जो गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हुआ करते थे, मतलब वो स्कूल टीचर जिसने गांव में मुझे आइडेंटिफाई किया, जो एक मुस्लिम टीचर थे जिनको हम जनाब गुरुजी कहते थे। ही वॉज वेरी लविंग पर्सन एंड देन ही वॉज वर्किंग वेरी हार्ड। बहुत मेहनत करते थे बच्चों के लिए। उन्होंने हाथ से अनाराम सिखाया और हाथ से ही जो है कोशिश करते थे पढ़ना लिखना। तो वो ज़माना एकदम अलग था। देखिए पहले के ज़माने में क्या था कि जॉब कम थी, तो एक अच्छा क्राउड आता था टीचर बन के। अभी तो गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है उसमें तो मेरे ख्याल से जिनको जॉब नहीं मिलती तो वो स्कूल टीचर बन जाते हैं।
वेस्ट में और इंडिया में यही डिफरेंस है। वेस्ट में प्राइमरी स्कूल टीचर जो है वो बहुत मुश्किल से लिए जाते हैं, काफ़ी उनकी स्क्रूटनी होती है, उनकी सैलरी बहुत हाई होती है, जवाबदारी का काम है। लेकिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में अब जो टीचर हैं वो या तो मजबूरी में टीचर हैं क्योंकि उनको कोई जॉब नहीं मिली, और या कन्वीनियंस है वो टीचर है कि भाई ठीक है मेरे गाँव में स्कूल है और मैं उसमें पढ़ा लेता हूँ, तनख्वाह अच्छी है। तो बहुत डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। उस समय प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करते थे, गवर्नमेंट स्कूल फुल हुआ करते थे। आज के ज़माने में तो प्राइवेट स्कूलों की बाहर आई हुई है, ये डिफरेंस है। एक सर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि आपके टीचर जब आप ग्रेड 5 में आप 90% प्लस लेकर के आए थे, Yes. तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आपको किसी दूसरे अच्छे स्कूल में डाला जाए। आज के ज़माने में बता दूं आपको, ऐसा नहीं होता। कोई भी स्कूल ये नहीं बोलता है कि इस बच्चे को किसी दूसरे स्कूल पहुंचा दिया जाए। नहीं, एक्चुअल में क्या था, वो स्कूल ही 5th क्लास तक था। अच्छा। तो वो मकोड़ियाम स्कूल मुझे याद है अच्छी तरह से। मकोड़ियाम किसी ज़माने में नैरोगेज का स्टेशन हुआ करता था। ओके। तो वो स्टेशन के प्रीमाइसेस को उन्होंने स्कूल में कन्वर्ट किया हुआ था। मकोड़ियाम एक गाँव हुआ करता था आउटस्कर्ट्स ऑफ उज्जैन। ओके। तो वहाँ पे वो 5वीं तक की स्कूल था। अच्छा। तो उन्होंने अब वो उतने नंबर किसी हिस्ट्री में किसी बच्चे के आए नहीं थे, तो वो पहली बार किसी बच्चे के 90% आए, और फिर बाद में जो दूसरे तीसरे बच्चे थे वो सब 65-60% और 50% पे थे। तो देयर इज ह्यूज गैप बिटवीन फर्स्ट चाइल्ड एंड देन सेकंड चाइल्ड। तो दैट्स व्हाई ही कॉल्ड माय फादर एंड देन टोल्ड कि भैया इसको तो किसी अच्छे स्कूल में ही एडमिशन कराना है। अब उज्जैन में अच्छा स्कूल मतलब लोटी स्कूल हो गया, सरस्वती शिशु मंदिर। अब सरस्वती शिशु मंदिर में एडमिशन बहुत मुश्किल था, और बाकी तो कॉन्वेंट वगैरह में तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि कॉन्वेंट में अब चूँकि फादर जो है वो मिल बैकग्राउंड से हैं, यदि मिल में उनकी क्लर्क की नौकरी, तो कौन किसी कॉन्वेंट स्कूल में, जब बच्चे को इंग्लिश ही नहीं आती है, हिंदी का मीडियम का बच्चा है तो कौन लेगा। सही बात है सर। स्कूल आपका, मैं अगर सही हूँ तो वो सिस्टम वो वाला था कि आपका भी सर कि 11-12 में सब्जेक्ट लेना पड़ता है? हाँ, 10+2 हो गया था। 1986 में 10+2 आ गया था। हाँ। और 1988 में मैंने 12th करी, तो मेरी जो है वो सेकंड थर्ड बैच थी 10+2 की, 10th की। तो 10th में जो है वो अच्छी बात ये थी कि पहले तो स्ट्रगल था, फीस कैसे भराएगी, किसी ने कुछ दे दिया या कहीं से किसी ने डोनेट कर दिया, कंट्रीब्यूट कर दिया, तो चलो ठीक है फीस भरा गई। अब हमारे कज़न के कपड़े मिल गए तो चलो वो पहन लिए, तो वो तो स्ट्रगल टाइम था। तो 10th में आई गॉट फर्स्ट रैंक, और उसमें मार्क्स मेरे ऐसे थे कि मैथ्स का 150 मार्क्स का पेपर था, 2 पेपर हुआ करते थे, तो मेरे मार्क्स 148 आए। 148? और साइंस में थे 145/150। ओके। तो ये 97-98% थे मार्क्स। तो आई मतलब स्टूड फर्स्ट इन द 10th क्लास इन माय होल स्कूल एंड देन उज्जैन डिवीजन। तो स्कूल टीचर थे मिस्टर दिवाकर नातू, तो उनकी नज़र पड़ी कि यार इस बच्चे ने टॉप किया है, एंड ही केम टू नो कि यार फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है। तो उन्होंने मेरी 11th और 12th की फ़ीस पूरी माफ़ कर दी, और उन्होंने मेरे 11 लाइब्रेरी कार्ड इशू करे कि आपको जो किताब पसंद है वो किताब आप ले जा सकते हो, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है। क्योंकि पहले 15 दिन के लिए लाइब्रेरी की बुक इशू होती थी, मेरे लिए था कि आप साल भर रख सकते हो। तो मेरे को टीचर भी अच्छे मिले, जैसे नाथू सर, तो उन्होंने मुझे 11th-12th में फ्री किया पूरा एजुकेशन। और जो भी स्कॉलरशिप आती थी, जैसे हमारे यहाँ उज्जैन में एक डॉक्टर विजय गर्ग हैं, कार्डियोलॉजिस्ट फिजिशियन हैं, उनके फादर काफ़ी बड़े कपड़ा व्यापारी हुआ करते थे, तो वो हर साल 500 रुपये देते थे। तो वो 500 रुपये वो मेरे को दिलाया करते थे। क्या बात। स्कूल यूनिफॉर्म है, किताबें हैं, या कुछ पढ़ाई करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि पीएमटी तो थी उस समय, प्री मेडिकल टेस्ट देना पड़ता था। तो आजकल के बच्चे जो नीट देते हैं, तो उस समय तो इतनी कोचिंग बड़ी हुआ नहीं करती थी, मतलब इंडिविजुअल टीचर ने पढ़ा लिया। वो इंडिविजुअल टीचर कुछ अच्छे पढ़ाते थे उज्जैन में, तो उनकी फीस नहीं थी, क्योंकि किसी की 1000 रुपये फीस है, किसी की 2000 रुपये फीस है, तो वो तो इम्पॉसिबल है, तो वहाँ तो हम जा नहीं सकते थे। सही बात है। तो ये सिचुएशन थी। तो सर ये बात आपकी मेरी भी हुई भी थी, आपको जैसे ग्रेड 11-12th में आपको स्कॉलरशिप मिली, 100% आपकी फीस फेवर हुई, तो आप उसके लिए भी सोसाइटी को वापस से कहते हैं ना, वो गिव इट बैक टू सोसाइटी, ऐसा कुछ करते हैं, तो एक बार बताने के लिए सर सब लोगों को। देखिए क्या हुआ कि चूंकि मैं स्कूल से जुड़ा रहा, और चूंकि स्कूल ने इतना किया था, तो मुझे ये याद था कि बच्चे उस समय भी इस तरह के आते थे। तो मैंने स्कूल में टीचर से संपर्क किया, जब मेरी सारी एजुकेशन हो गई, मैं इंदौर आ गया। मैंने उनसे पूछा कि अभी बच्चों की स्थिति ऐसी है? बोले हाँ, कई बच्चे आते हैं जो बहुत गरीब हैं।
तो हमने उनसे बोला कि ठीक है, चूंकि उस समय 500 रुपये मिलते थे, वो समय अलग था, 90s का था, अब तो बहुत महंगाई भी हो गई है। तो मैंने बोला क्या स्कॉलरशिप? तो उन्होंने बोला आप 5000 रुपये पर बच्चा यदि स्कॉलरशिप देंगे तो सफिशिएंट होगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप नाम दो। तो उन्होंने बोला हम उन्हीं बच्चों को देंगे जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो या तो टॉप करते हैं या जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो वो लिस्ट भेजते हैं हर साल, मतलब सतत कई सालों से चल रही है ये कहानी। मतलब जब से मैं वापस जब इंदौर आया उसके बाद से स्कूल वालों ने कांटेक्ट किया, तो अभी एवरी ईयर दे विल सेंड मी अ लिस्ट कि 5000 पर स्टूडेंट, हम 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे, जितने भी वो बोलते हैं हम उनको देते हैं। इसके अलावा कोई बच्चा यदि मान लीजिए पढ़ने में अच्छा है, वो कोई फिजियोथेरेपी में गया है या कोई मेडिकल कॉलेज में गया है, गवर्नमेंट फीस में इसको इशू है, वो आते हैं तो हम उसका फीस भरते हैं। सर ये उज्जैन आप आए, आपका 12th कंप्लीट हुआ, और आपका कब आपके मन में ऐसा आया कि आपको ये पीएमटी एग्जाम देना है और डॉक्टर ही बनना है? 10th क्लास के बाद में 11th में सब्जेक्ट लेना होता था। तो चूंकि मैंने जैसे बताया मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आते थे, हमेशा अच्छे आते थे, मतलब ऑलमोस्ट 95 to 100 के बीच में रहते थे। तो मेरा सब्जेक्ट था, मैं मैथ्स ही लेना चाहता था। लेकिन मेरे फादर तो मेरे से बोल नहीं पाए, तो उन्होंने, हमारे पास में एक अंकल थे जिनका बेटा मैथ्स ले रहा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले कि बेटा क्या सब्जेक्ट ले रहे हो? तो मैंने बोला मैथ्स। बोले पापा की इच्छा है कि बायोलॉजी ले लो। बोले क्योंकि परिवार में 5-7 इंजीनियर हैं, मामा जी, मौसा जी और भी कई लोग हैं, तो लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है, तो चाहते हैं डॉक्टर, बायोलॉजी ले लो। तो मैंने ठीक है बायोलॉजी ले लेंगे। तो इतना कोई रेजिस्टेंस था नहीं, उन्होंने बोला और पिताजी की इच्छा थी तो बायोलॉजी ले लिया। बायोलॉजी ले लिया तो 11th-12th में बायोलॉजी से क्लियर करके और फिर पीएमटी में पहली बार में सिलेक्शन हो गया। तो उसमें भी कई लोग बोलते थे कि बहुत मुश्किल है पढ़ाई करना, कहाँ से पढ़ोगे और कहाँ से किताब लाओगे, लेकिन उस समय इतना मुश्किल नहीं था। मैं ऑनेस्टली बताऊं, लोग आपको कई बार, लोग अड़ोस पड़ोस के लोग जेलस होते हैं, वो बच्चे को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते हैं, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि अरे क्यों। एक इंसिडेंस है मेरे पास में कि जब मैंने 12th की एग्ज़ाम दी और पीएमटी की एग्ज़ाम दी, तो पीएमटी और एग्ज़ाम रिजल्ट के बीच में गैप होता है। तो उज्जैन में एक फ्रीगंज एरिया है, हाँ। तो वहाँ पे एक श्री मिष्ठान भंडार है, वो मेरे फ्रेंड का ही है। तो उसके सामने एक जनता पुस्तक भंडार, एक ऐसी शॉप है, अभी भी है। तो मैंने बोला चलो पार्ट टाइम वहाँ नौकरी कर लेते हैं जब तक कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो 10 रुपये रोज पे मैंने वहाँ नौकरी कर ली। क्या बात है। और फिर जो है मैं उस टाइम पे इंदौर भी आया, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर था। पिताजी ने बोल दिया था कि यदि सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरे लिए पढ़ाने के लिए आगे पैसे नहीं है, तो मैं तुमको जाना पड़ेगा घर छोड़ के। तो फिर अब कोचिंग वगैरह, मुझे लगा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं इंदौर में भी आया। इंदौर में एक हाथी वाला टैंक में स्कूल है, वहाँ बात करके गया कि इंदौर आ जाऊँगा, यहाँ पढ़ाऊँगा स्कूल में, और पढ़ाने के साथ में कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा। अब चूँकि बायोलॉजी लिया है तो डॉक्टर बनना, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं उस समय। तो इस बीच जो है वो उन्होंने मेरे को, चूँकि मैं 12th ही था, लेकिन उस खाती वाले टैंक स्कूल वालों ने आइडेंटिफाई करके मेरे को बोला कि ठीक है हम आपको स्कूल टीचर ले लेंगे, क्योंकि 18 क्रॉस हो जाता। तब तो मैं 18 क्रॉस नहीं हुआ था। और दिसंबर एक्चुअल में मैं क्रॉस करता 18 तो ले लेते मुझे। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया था मेरे को कि आप आना, पढ़ाना और पढ़ाई भी करना। बट फॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जो जनता वस्तु भंडार वाले थे उनको पता चला कि यार इसका सिलेक्शन हो गया, तो मेरे से उन्होंने बोला, बोले अरे क्या करोगे डॉक्टर बन के? बहुत डॉक्टर उज्जैन में। बोले आप तो यहीं रह जाओ मेरे पास। अच्छा। बोले मैं काम करो, बोले मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा। तो मैंने बोला कि देखिए अब ज़िंदगी कौन बदलता है कौन नहीं बदलता ये तो अलग बात है। चूँकि अब सिलेक्शन हो गया है तो मेरे पिताजी का ड्रीम है, तो मुझे जाना ही है मेडिकल के अंदर। तो मैंने एडमिशन ले लिया। क्या बात है। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आपके पापा ने आपसे डायरेक्ट नहीं बोला, पड़ोस में जो अंकल हैं या जो चाचा जी जिनको आप बोलते हैं, उन्होंने बोला कि पापा चाहते हैं कि आप बायोलॉजी लो, तो आपने पापा की वो बात सुन के आपने बायोलॉजी ले ली? आजकल के बच्चे तो क्या है कि अगर पापा को दिला देते हैं एंड्रॉइड का फोन और उसको अगर आईफोन चाहिए तो गुस्से के मारे वो घर में एकदम आतंक बजा देता है। ये उदाहरण मैं अपने घर की बताता हूँ ना। मेरे 2 बेटे हैं और 2 मेरे बेटे हैं और 2 मेरे अडॉप्टेड बच्चे भी जिनको मैं पढ़ाता हूँ। तो जो 2 बेटे हैं उसमें से अब डॉक्टर, यदि मान लो फादर है और मदर भी डॉक्टर है, तो चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बन जाए।
तो जो बड़ा वाला है वो ही इज़ वेरी शार्प, और उसने पहले ही बोल दिया कि ना डॉक्टरी लेनी है, मतलब ना मेडिकल लेना है, ना इंजीनियरिंग लेनी है। तो फॉर्चुनेटली वो ही इज़ इन रिसर्च और बहुत अच्छा कर रहा है रिसर्च में। वो टॉपर रहा, मतलब ऑल ओवर इंडिया रैंक अंडर 200 थी उसकी, और अभी वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जा रहा है, उसको स्कॉलरशिप अच्छी मिल गई है। तो चलो उसका समझ में आता। बस छोटे से बोला कि यार तुम मेडिकल ले लो, तो प्राइम करना शुरू किया जब वो 6th क्लास में था कि, तो 6th क्लास में उसने मुझे ये बोला कि, मैंने उससे बोला कि अब आगे हॉस्पिटल बनाना है, उसको चलाना है, तो अब तुम ही बचे हो जो भैया, बाकी बड़े वाले ने तो नहीं इंटरेस्ट नहीं है। तो उसका जवाब था कि अस्पताल चलाने के लिए डॉक्टर बनने की ज़रूरत क्या है। तो भाई अब समय बदल गया है, क्योंकि जो है सोशल मीडिया है, प्लस गैजेट्स हैं, फ़ोन है, आईपैड है, लैपटॉप है, सब कुछ है। तो ठीक है, आप आर्ग्यू भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब समय अलग हो गया। अपन प्रेशर देखते हैं बच्चों के ऊपर, कई सारे इंसिडेंट्स, अनफॉर्चुनेट इवेंट सुनने के लिए मिलते हैं, किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई कूद गया। तो ठीक है, उसने बोला नहीं मैं भी नहीं जाऊंगा मेडिकल में। तो ठीक है, मत जाओ। फिर वो फाइनेंस में गया, तो अभी ही इज़ डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम मेलबर्न, तो कंप्लीट करेगा। फिर मैं रेट्रोस्पेक्टिवली ये भी सोचता हूँ कि ठीक है, उनकी मर्ज़ी है और वो जो करना चाहें करें, क्योंकि आजकल मेडिकल फील्ड डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। मतलब जो हम लोगों के टाइम पे जो लोगों में ग्रीडीनेस नहीं थी, सोसाइटी में रेस्पेक्ट थी, कोई कंपटीशन उतनी ज़्यादा नहीं थी, सपोर्टिव माहौल था, इंश्योरेंस कंपनी सपोर्ट करती थी, पब्लिक का एटीट्यूड अलग था। लेकिन अब समय बदल गया है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, उन्होंने नहीं लिया तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी यदि कोई बच्चा आता है कि भाई मुझे मेडिकल में जाना है, तो हम उसको डिसअपॉइंट नहीं करते, मतलब उसको ये नहीं बोलते हैं कि नहीं मत जाओ। यदि कोई बच्चा अपनी चॉइस से कोई भी ब्रांच में जाना चाहता है, उसको जाने देना चाहिए। सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है कि इंसान के हाथ में केवल 3 चीज़ें हैं, एक है हार्ड वर्क, दूसरा है ऑनेस्टी, और तीसरा है पॉजिटिविटी। ये 3 चीज़ इंसान को कहीं से कहीं भी ले जा सकती है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है। ये थोड़ा सा एकदम अलग डेप्थ का सब्जेक्ट हुआ, एक नया सब्जेक्ट हुआ ये। सर आपने एक बात बोली अभी बीच में कि पहले जब आप डॉक्टर बने वो समय कुछ और था, अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। तो थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ एक बार ऑडियंस को, या आप जिस तरीके से देखते हैं इस पूरी की पूरी फैटर्निटी को, तो क्या फ़र्क आ चुका है अब? देखिए बहुत फ़र्क आ गया है। हमारे टाइम पे, मेरे टाइम पे सीट हुआ करती थी पूरे मध्य प्रदेश में 378। हाँ, तो क्रीम ही जाता था। एमपी में 378 MBBS की सीट हुआ करती थी। बट ये बात भी सही है कि उस समय देश की पॉपुलेशन करीब 68 करोड़ हुआ करती थी, आज हम 150 करोड़ हैं। तो रिक्वायरमेंट उस समय भी ज़्यादा थी और अभी भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो डेफिनेटली सीटें बड़ी हैं, बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि समाज की और सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन उस टाइम पे बच्चा ऑनेस्ट होता था, मेहनत करता था, पढ़ाई करता था, मॉर्निंग क्लिनिक में जाता था, इवनिंग क्लिनिक में जाता था। जो आज मैं देखता हूँ, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। ओके। आज जो है उनको बस डिग्री चाहिए, कैसे भी करके डिग्री मिल जाए, और मेहनत नहीं करना चाहते, और कैसे भी करके इजीली उनको पैसा मिल जाए। जब मैं इंदौर आया था, मतलब मेरी 12 साल की कंटिन्यूस एजुकेशन विदाउट गैप मैं करके जब इंदौर आया था, मेरी सैलरी 25,000 रुपये महीना थी। मैंने फर्स्ट हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, आई वॉज हैप्पी। मुझे लगा कि मुझे पेशेंट नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, तो मैंने जो है लोन लेके एक खेती की ज़मीन खरीदी, और 25,000 मुझे वहाँ से महीना वहाँ से भी आता था। मैंने करीब 60 बीघा ज़मीन खरीदी, क्योंकि मुझे लगता था मेरी प्रैक्टिस जमेगी कि नहीं जमेगी। तो उस समय लोग अल्टरनेटिव चीज़ें भी दिमाग में रखते थे, मेहनत करते थे। मैं सुबह 4 बजे उठ के पेरीफेरी में जाता था, धार जाता था, खरगोन जाता था, खंडवा जाता था, उज्जैन जाता था, क्योंकि वहाँ कोई फैसिलिटी थी नहीं। क्योंकि मेरी पढ़ाई जो है वो MBBS MS भोपाल से हुआ, और संजय गांधी PGI से मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन रेजिडेंसी 3 साल की करी मैंने। तो मेरे पास तो हाईएस्ट ट्रेनिंग थी उस टाइम पे। तो मेरे पास ऑप्शन बाहर का भी था, मेरे को कई बार अब्रॉड के ऑफ़र भी आए। एक बार तो ऐसा ऑफ़र आया 2007 में कि मेरे को उन्होंने बोला कि हम आपको 12,000 यूरो पर मंथ और आपके पूरे बच्चों की सिटीजनशिप, वाइफ की जॉब, सब कुछ देते हैं। लेकिन आई रिफ्यूज़ड, क्योंकि मुझे लगता था मैंने जो पढ़ाई लिखाई, जो मुझे समाज ने यहाँ दिया है, ये समाज को मुझे वापस देना है, इसलिए मैं नहीं गया।
क्या बात है। तो मुझे कई अपॉर्चुनिटी मिली। तो आजकल के बच्चे जो है वो ऐसा नहीं कि सब ऐसे हैं, कई बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं और अच्छा ट्रेनिंग करते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, नीट एंट्रेंस देते हैं, पीजी करते हैं, सुपर पी मतलब स्पेशलाइजेशन, एमडी, डीएम, एमसीएच करते हैं। तो सब टाइप के लोग हैं मतलब। लेकिन चूंकि अब सीटें बहुत हो गई हैं और एक तबका है जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में जो जाना चाहता है। मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ, बिकॉज मैंने पढ़ाया भी मेडिकल कॉलेज में, मैंने करीब 10-12 साल प्राइवेट कॉलेज पढ़ाया। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में 2 साल पढ़ाया, अरविंदो में 2 साल पढ़ाया, गाड़ी उज्जैन मैंने 7-8 साल पढ़ाया। तो मैं पार्ट टाइम जाता था पढ़ाने के लिए, क्लास लेने के लिए। तो मैं अब पूछता हूँ मेरे उन लोगों से, टीचर से, कि भाई, तो बोलते पढ़ना नहीं चाहते बच्चे। सर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे मैं तो समझता हूँ, लेकिन जो भी जेनजी जनरेशन जो देखेगी इन बातों को सुनेगी, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, क्या फर्क है सर? देखिए, फर्क इंस्टीट्यूशन वाइज फर्क 19-20 हो सकता है, क्योंकि आजकल तो एनएमसी के नॉर्म्स हैं तो उनको पूरा करना पड़ता है। स्टूडेंट में थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि क्या होता है कि देखिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कौन जाएगा? जो रैंक ऊपर आएगा, टॉपर। हाँ, टॉपर जाएगा। और दूसरा जिसके पैसा नहीं है वो प्राइवेट में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे हैं इंडिया में, मतलब उनकी रैंकिंग टॉप 10 में आती है। कुछ हैं बहुत अच्छे, लेकिन वहाँ की फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो देयर आर नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन टीचर्स भी करीब करीब सेम ही होते हैं, लेकिन बस मेहनत का डिफरेंस है कि। और ये जो जेनजी जो वर्ड है, आई डोंट बिलीव इन दिस, बिकॉज ये वर्ड हमारा नहीं है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये इंडिया का नहीं है, इंडिया का नहीं, ये बाहर का है। तो जो बाहर का है उस पर हम क्यों बिलीव करें? हम तो यहीं पे बिलीव करें। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें दिमाग में बच्चों के वाइप आउट करनी चाहिए। ओके। कि हम जेनजीज हैं और हम ये हैं, हम ये हैं, कुछ नहीं है। आप वही हो जो आपके पेरेंट्स थे। अल्टीमेटली लोग कहते हैं कि भाई उनके दादाजी थे वो चले गए, मैं नहीं मानता इस बात को चले गए। वो यहीं है, वो बच्चों के रूप में यहीं है, वो पोते पोतियों के रूप में यहीं है। जनरेशन ऐसी चलती है। तो वैसे तो मैं जेनेटिक्स में इस सेंस में बिलीव नहीं करता हूँ कि भाई मेरा ही बच्चा होना चाहिए, मेरा ही खून होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यदि किसी पेरेंट्स के बच्चे नहीं है तो अडॉप्ट कर लो आप, बहुत बच्चे हैं वो, आप उनको अपनापन दोगे और अपने घर में लाओगे तो आपके ही बच्चे हैं। सही बात है भाई। आप किसी पेट को प्यार कर सकते हो, पेट का लालन पालन कर सकते हो, तो किसी ऐसे बच्चे का लालन पालन क्यों नहीं कर सकते जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पेरेंट्स नहीं है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो करना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? वो भी आपका ही है भाई। यही से ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी शुड बी फर्स्ट। मेरा तो प्रिंसिपल लाइफ का ये है कि ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर होनी चाहिए, बाकी रिलीजन वगैरह ये सब बाद में आते हैं। बाकी वो क्या कॉन्फ्लिक्ट है नहीं है वो सब सेकेंडरी है। आप किसी बच्चे को थोड़ी पता होता कि वो किस रिलीजन का है भाई। किसी बच्चे को, किसी भी रिलीजन, किसी बच्चे को उठा के आप अपने घर में ले आओ, आपके हिसाब से पालो पढ़ो, वो आपके उसके जैसा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि फ्रीडम टू चूज रिलीजन, तो ये है क्या? नहीं है। पेरेंट प्रेशर डाल के उसको बचपन से भाई तू मुसलमान, तू हिंदू, तू ईसाई, ये बना देते हैं। यदि बच्चे को यदि इससे दूर रखें, मैं बोलता हूँ 18 साल तक उसको दूर रखो, एंड देन डिसाइड, लेट हिम डिसाइड। दैट इज ए रियल संविधान की आत्मा है कि भैया उसको लेट हिम डिसाइड, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, मतलब वो मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा सहमति रखता हूँ। मैं कहता हूँ अक्सर लोगों से कि पहले आप जितने भी मेजर धर्म हैं उनकी सारी किताबें, उनका सारा ज्ञान तो ले लो, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा चुनाव करना है आपको। अभी तो चुनाव करने का मौका मिला ही नहीं। खैर वो तो थोड़ा पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगा, अलग बात है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ ह्यूमैनिटी की बात करता हूँ कि भाई ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आपको, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं समाज के अंदर कि अनाप शनाप पैसा है और मतलब उनको पता है कि दे हैव इनफ मनी, बट जब चैरिटी की बात आती है, देखिए चैरिटी के लिए बड़ा दिल और दिमाग चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऐसे नहीं होती चैरिटी। और रियल चैरिटी वाले लोग वो होते हैं जिनको कि मैंने कई लोग ऐसे देखते हैं जो मेरे संपर्क में रहते हैं, बोलते साहब आपको जो करना हो इनके लिए कर देना, बताना मत कि किसने किया है। तो वो भी चैरिटी है। वो भी चैरिटी। इंदौर में आज की तारीख में एक भी चैरिटेबल हॉस्पिटल नहीं है, एक भी नहीं है। यदि वो है तो उसमें फैसिलिटी नहीं है। जी सर, ये अभी हम बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में। अभी आगे थोड़ी सी जर्नी आपके लिए चलते हैं। आपने एडमिशन ले लिया MBBS में और आपका MBBS हो रहा है इंदौर MGM कॉलेज से? नहीं, मैं भोपाल से किया मैंने। अच्छा, भोपाल से हैं आप? तो MBBS मेरा भोपाल में हुआ और जैसे मैंने पास हुआ तो एक होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था।
तो मैंने स्कूल में तो मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था और मैंने एमबीबीएस में भी ट्यूशन पढ़ाई। तो मैंने फाइनल में छोड़ा क्योंकि फाइनल के सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती, तो मैंने बोला अब मैं नहीं पढ़ा सकता, मेरे को फाइनल पर फोकस करना है। तो जैसे ही मेरा फाइनल हुआ तो मैंने प्री पीजी की तैयारी चालू कर दी और फिर मैंने एक एलबीएस मेडिकल कॉलेज था होम्योपैथी का, मैं एनाटॉमी और सर्जरी पढ़ाया करता था। तो इंटर्नशिप में मैंने 1 घंटा क्लास लेने जाता था और पढ़ाई करता था। और फिर मेरे मतलब जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में पीएमटी में हुआ, ऐसे मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो प्री पीजी में सिलेक्शन हो गया मेरा। उसमें 150 सीट होती थी, मेरी 100 रैंक थी। क्या बात है, मेरा सिलेक्शन। सर वो पीजी कहाँ से हुआ सर? पीजी भोपाल से हुआ। सर पीजी में सर आपने चूज करा सर्जरी इंस्टेड ऑफ चूजिंग मेडिसिन, ऐसा क्यों सर? तो सर्जरी मैंने इसीलिए चूज़ किया कि मैंने तो यही सोचा कि भाई मैं काम अच्छा कर सकता हूँ, बहुत सारे मरीज नहीं देख सकता, क्योंकि 50 मरीज 75। और फिर देखिए क्या था कि मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया कि जल्दी इस्टेब्लिशमेंट होगा, पैसे जल्दी कमा पाओगे। पैसा तो मेरे दिमाग में बचपन से नहीं था। मैंने उनसे एक ही बात पूछी, मैंने यार मुझे एक बात बताओ, मतलब बहुत पैसा नहीं, मतलब मुझे 18,000 की नौकरी मिलेगी? बोले हाँ 18 से ज़्यादा की मिलेगी। मतलब बस फिर मुझे सर्जरी लेनी है। मुझे पैसे का लालच तो था नहीं, मुझे काम अच्छा करना था, तो अच्छे काम के लिए ही मैंने सर्जरी ली। सर आपने सर्जरी सर चूज करा, उसके बाद में सर आज आप बहुत एडवांस सर्जरी करते हैं आज। तो पहले मास्टर्स करा सर्जरी में, फिर आपने इसका भी कोर्स करा एडवांस सर्जरी का, वो सर क्या थोड़ा सा बताइए। क्या होता था जब जैसे मैंने बताया था कि जैसे हमारे इसमें एमबीबीएस हुआ, पीजी होता है, तो या तो मास्टर ऑफ सर्जरी या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एमडी एमएस होता है। तो एमएस करने के बाद में फिर जो है मेरा इंटरेस्ट था, तब तक लेप्रोस्कोपी सर्जरी आ गई थी। मैंने 99 में एमएस पास किया, तब तक लेप्रोस्कोपी सर्जरी कुछ कुछ शहरों में शुरू हो गई थी। दिल्ली में, बॉम्बे में, कोयम्बटूर में एक डॉक्टर पलनीवेलु थे, वो काफ़ी नाम उनका होने लगा था। तो मैंने सोचा कि मैं अपना करियर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बनाऊं। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में उस समय गवर्नमेंट सेटअप में कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी। तो एक संजय गांधी एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जहाँ पे कि लेप्रोस्कोपी की बेसिक ट्रेनिंग कराई जाती थी और जीआई सर्जरी की एडवांस ट्रेनिंग कराई जाती थी। ओके। और मेरा पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट था। तो वहाँ की एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करती थी, तो 400-500 बच्चे एंट्रेंस में बैठते थे, तो मैं एंट्रेंस में बैठा, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन हो गया तो मैंने वहाँ की 3 साल की रेजिडेंसी ज्वाइन कर ली। उस समय जीआई सर्जरी एमसीएच शुरू ही हुआ था और पूरे इंडिया में एमसीएच की 3 या 4 सीट हुआ करती थी और बाकी नॉन एमसीएच सीट हुआ करती थी, लेकिन दोनों के डिफरेंस कुछ नहीं हुआ करता था। जैसे अमेरिकन डिग्री होती है बीसी एंड बीई। बीसी मतलब बोर्ड सर्टिफाइड, मतलब जिनने एग्जाम पास कर ली, और बोर्ड एलिजिबल जिनने 3 साल की रेजिडेंसी कर ली, दोनों का इक्वल वेटेज है। तो वैसा ही वेटेज था उस टाइम पे कि आपने 3 साल की रेजिडेंसी कर ली, आपने एमसीएच कर लिया, दोनों का लेवल बिल्कुल सेम है, सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलती थी, टीचिंग इंस्टीट्यूट में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। तो मैंने वो सिलेक्ट किया और मैंने 3 साल की वहाँ करी और मुझे बेसिक ट्रेनिंग जो है वो मिल गई। फिर मेरे टीचर ने मुझे बुलाया, संजय गांधी के, उन्होंने बोला कि आप क्या करना चाहते हो आगे। मैंने बोला मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में जाना चाहता हूँ, क्योंकि तब तक मुझे समझ में आ गया था कि गवर्नमेंट सेटअप में उतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो मुझे प्राइवेट में मिल सकते हैं। और चूंकि मेरा ड्रीम ही तब तक ये हो चुका था कि मुझे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ही अपना करियर बनाना है, तो वो प्राइवेट में ही संभव है। तो उन्होंने बोला फिर अब जब प्राइवेट में जाना है, तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, अब तुम प्राइवेट में जाओ। तो फिर मैंने प्राइवेट में आ गया। सबसे पहले सर आपने कौन सा हॉस्पिटल ज्वाइन करा आपने प्राइवेट में? देखिए मेरे पास में उस समय बॉम्बे की अपॉर्चुनिटी थी, दिल्ली की अपॉर्चुनिटी थी, और विशाखापट्टनम की थी, बेंगलोर की थी, हैदराबाद की थी, क्योंकि 3 साल रेजिडेंसी के बाद में इंदौर में तो उसमें कोई था ही नहीं। मैं उज्जैन सेटल होना चाहता था, लेकिन उज्जैन में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो मुझे वहाँ एक डॉक्टर साहब मिले, उन्होंने बोला कि आप इंदौर जाओ। फिर एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि तब भी मैं कंफ्यूज था कि बॉम्बे, दिल्ली या इंदौर। तो मैं मिस्टर जैन है, वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब क्या चाहिए? बहुत पैसा है, बहुत नाम। बोले आपको यदि बहुत नाम चाहिए तो बॉम्बे चले जाओ, नाम बहुत मिलेगा। बहुत पैसा चाहिए तो दिल्ली चले जाओ। मतलब बहुत कुछ नहीं चाहिए, बहुत की तमन्ना ही नहीं है, थोड़े की तमन्ना है, थोड़ा थोड़ा मिल जाए दोनों ठीक। तो बोले आप इंदौर चले जाओ। क्या बात है? मतलब इंदौर किसी को नहीं जानता हूँ। बोले मैं लिख के देता हूँ 25 अगस्त 2003 को आप एक अच्छा अस्पताल ज्वाइन कर लोगे। तो ये जुलाई की बात है, 6 जुलाई की बात है। 5 जुलाई को मेरी रेजिडेंसी ख़त्म करके मैं इंदौर आया, तो 6 जुलाई 2003 को मैं उनके ऑफिस में था। और उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है, उन्होंने मुझे उस दिन बोला कि आप इंदौर चले जाओ, 25 अगस्त को ज्वाइन करोगे। तो मैंने बोला कुछ भी नहीं है, न किसी को जानता हूँ, न कोई डॉक्टर है परिवार में, बैंक में 25,000 रुपये है मात्र,
कैसे होगा? बोले होगा। फिर 11 अगस्त को एक डॉक्टर कुठारी है, उनका कॉल आया मेरे को, उज्जैन में थे वो। बोले यार एक सर्जरी करनी है। बोले एक बच्ची है, उसने एसिड पी लिया है और उसका ईसोफेगस और स्टमक पूरा जल गया है। ईसोफेगस जल गया है, स्टमक तो शायद पता नहीं कैसा है। तो बोले उसका ईसोफेगस नया बनाना है। तो बोले मैंने सर्जरी कभी करी नहीं है, तुम कर दोगे क्या? तो मैंने कर देंगे। तो 12 अगस्त को CHL में उनने 12 अगस्त 2003 को उनने सर्जरी पोस्ट करी। अब सुबह 9 बजे मैं तो पास तो बाइक थी, मेरे भाई की बाइक थी, मेरी तो बाइक भी नहीं थी। मैं उज्जैन से चला सुबह 7 साढ़े 7 बजे, और 9 बजे जैसे OT में पहुंचा तो मैंने बोला अरे इसको सर्जरी के लिए रख लिया, ये तो हड्डी और चमड़ी, इसमें तो बांस ही नहीं है, ये तो बचेगी नहीं। बोले यार इसका जो खाने की ट्यूब थी वो ब्लॉक हो गई है, और बोले अब इसका तो कुछ हो नहीं सकता, हमने एनेस्थीसिया दे दिया इसको। बोला चलो ठीक है, अब करना ही है, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अब कहाँ से खाएगी। तो मैंने वो सर्जरी करी। अब सर्जरी करने के बाद में जो है उनने मुझे, अगले दिन थी राखी, मैं चला गया उज्जैन। उन्होंने बोला अगले दिन राखी, मैं इंदौर का हूँ, मैं इंदौर में राखी मना लूँगा, तुम उज्जैन में मना लेना। और बोले परसों तुम आ जाना। अब परसों में आया तो बच्ची वेंटिलेटर से बाहर नहीं आई, उसको दोनों साइड चेस्ट में जो हवा भरी हुई थी। तो मेरे को हमारे डॉक्टर संजय दानुका साहब इंटेंसिव जो बहुत नामी है, नाम काफ़ी है उनका, तो उन्होंने मुझे बोले यार ये बाहर नहीं निकल रही है, बोले इसको तो दोनों तरफ एयर है। तो मैंने बोला मुझे पता है एयर है। बोले कैसे पता है? मैंने बोला था कि यार ये दोनों तरफ इसको एयर आ जाएगी, अपन ट्यूब डाल देते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई ट्यूब जो है वो अपने आप एयर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो मैंने बोला अब क्या होगा? मैंने तुरंत लाओ सामान, हम दोनों तरफ चेस्ट में ट्यूब डाल दी, और बच्ची अगले दिन बाहर वेंटिलेटर से। क्या वो बच्ची 8वें दिन डिस्चार्ज। तो ये जो मेरा मैनेजमेंट उन्हें डॉक्टर संजय ने देखा, और देख के उनने वहाँ का जो मैनेजमेंट था उनको बोले यार एक लड़का है लखनऊ से आया है, GI सर्जरी करी हुई है, और इंदौर में एक भी ट्रेंड GI सर्जन नहीं है, तो बोले हमको उसको लेना चाहिए। तो 21 अगस्त को मुझे उन्होंने बुलाया, बोले कि आप आइए और बात करते हैं। तो बात करी, बोले हम चाहते हैं आप ज्वाइन कर लो। तो मैंने बोला आप तनख्वाह क्या लोगे? तो मैंने बोला आपके यहाँ जो सीनियर रेजिडेंट, मतलब कंसल्टेंट थोड़ा ऊपर होता है, मतलब सीनियर रेजिडेंट को जो आप तनख्वाह देते हो उससे थोड़ी ज़्यादा देना, क्योंकि नहीं तो डिफरेंशिएट कैसे होगा कि मैं सीनियर रेजिडेंट हूँ कंसल्टेंट हूँ। ये सब करियर शुरू हो गया आपका, सैलरी आने लगी, और अभी आप इंदौर में सेटल हो गए हैं, एज ए डॉक्टर सेटल हो गए हैं आप? नहीं, सेटलमेंट की कहानी लंबी है, लंबी कहानी है, आसानी से नहीं। तो शुरुआत है जर्नी की। मतलब ये तो चूंकि एक प्लेटफॉर्म मिल गया, और वाइफ डॉक्टर थी, 14,000 उसको भी सैलरी मिलती थी, उज्जैन में वर्किंग थी। तो ये हो गया, किराए का 5,000 का घर ले लिया। कब चूंकि लोगों ने बोला कि यार आप सर्जन हो तो बाइक पे चल नहीं सकते, तो कार ले लो, तो अल्टो कार ले ली। तो अल्टो कार ले ली और फिर भटकना चालू हुआ। फिर कुछ हमारे वेल विशर थे, उनने बोला आप देखो आपको नौकरी मिल गई है, 25,000 रुपये अस्पताल दे रहा है, काम लेके आओ। अब काम नहीं लाओगे तो आपको कब तक देंगे तनख्वाह? तो अपन टेंशन में आ गया, अपन ने भटकना चालू किया इधर उधर। तो कौन काम देता है, शुरुआत में तो कोई जानते ही नहीं। तो मैंने ज्वाइन किया, सितंबर का महीना था, मैंने सर्जरीज करी, 12-15 सर्जरीज करी। वो सर्जरीज मिली शुरू में जो मैं करना चाहता था वो तो मिलेगी नहीं, वो तो सब बड़ी सर्जरीज थी, ट्रेनिंग उसमें थी, लेकिन ये बेसिक सर्जरी थी, हर्निया है, अपेंडिक्स है, फिस्टुला है, ये मिला और अच्छे से किया। तो चूँकि मेरा कुछ बेस नहीं था, चूँकि हॉस्पिटल का ही बेस था, तो हॉस्पिटल के केसेस थे, फिर भी मैंने जाना शुरू किया, लोगों से मिलना चालू किया। सूनर आई रियलाइज़ कि पता नहीं यार प्रैक्टिस चलेगी कि नहीं चलेगी, अस्पताल वाले कब तक रखेंगे। तो मैंने बोला कुछ अल्टरनेट सोचना चाहिए। तो तब तक चूँकि तनख्वाह 40-50 हज़ार कंबाइंड फैमिली तनख्वाह हो गई थी, और चूँकि घर किराए का ही था, और केवल कार की EMI 5,000 रुपये आती थी, तो कोई बहुत बड़ा लाइबिलिटी भी नहीं थी। तो मैंने बोला यार एक काम करते हैं, फादर से बात करी, मैं खेती करना चाहता हूँ, खेती में इंटरेस्ट, क्योंकि बैकग्राउंड खेती का था। हाँ। मामा चाचा सब खेती वाले थे। तो भांगिया करके एक जगह है यहाँ पे, आपने पता देखा होगा, ये अपने MR10 से आगे जाके भांगिया, वहाँ 4 बीघा ज़मीन 20 लाख रुपए मिल रही थी। हाँ। तो फादर बोले यार 4 बीघा ज़मीन तुम 20 लाख रुपए में लोगे? बोले मैं आपको 20 लाख में 60 बीघा ज़मीन दिलाता हूँ उज्जैन में। अच्छा। तो उन्होंने मुझे उज्जैन में, मेरे भाई की ज़मीन थी, उसके पास ज़मीन दिला दी। हाँ। तो हमने खेती चालू कर दी, तो वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा इनकम चालू हो गई, और मैं रिलीजियसली जाता था खेत। तो ये मुझे मालूम बड़ी राज की बात आज कि आपका खेत भी और वहाँ पर अलग अलग फ्रूट्स हो रहे हैं। और फिर दूसरा क्या है कि
चूँकि आप एथिकल प्रैक्टिस करते हो, आप कट कमीशन के चक्कर में नहीं पड़ते हो, किकबैक के चक्कर में नहीं पड़ते हो, अल्टरनेटिव सोर्स आपको कहीं से आपको कमीशन की लालसा नहीं है, तो ईश्वर को जो देना होता है वो छप्पर फाड़ के कैसे देता है मैं बताता हूँ आपको। वो ज़मीन मेरी 60 बीघा, पहले 20 बीघा हुई, फिर 60 बीघा हुई, फिर अब 80 बीघा हो गई, और फिर भाई की भी है, और पूरा 200 बीघा का एक बेल्ट बन गया। किस्मत से वहाँ से नेशनल हाईवे निकल गया। अरे वाह। तो ईश्वर को जहाँ से देना होता है वो कहीं से भी देता है। सर आपने ज़मीन भी ले ली, अभी खेती भी चल रही है, और अभी इस्टेब्लिशमेंट धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि अभी आपने 12 सर्जरियाँ करी हैं, कुछ 15 सर्जरियाँ करी अभी आपने। आगे सर ये जर्नी कैसे बढ़ी और क्या ट्विस्ट एंड टर्न आए? चूँकि मेरी एडवांस जीआई सर्जरी की ट्रेनिंग कंप्लीट थी, और ऐसी कोई सर्जरी नहीं थी जो हमने संजय गांधी में परफॉर्म नहीं करी, और चूँकि मेरे को रिकग्निशन भी जल्दी मिला, हॉस्पिटल भी अच्छा था, CHL अपोलो फ्रेंचाइजी थी, एक मल्टी स्पेशलिटी का माहौल था, और बस मेरे को इतना ही करना था कि बेसिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट थी और एडवांस ओपन जीआई सर्जरी की ट्रेनिंग कंप्लीट थी। अब मेरे को अपने ओपन सर्जरी के नॉलेज को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कन्वर्ट करना था। ओके। तो कहते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। कैसे? कि मेरे पास सर्जरी, नंबर ऑफ सर्जरीज कम थी, तो मैंने ये कोशिश करी कि जो भी केस आएगा उसको लेप्रोस्कोपी से अटेम्प्ट करूँगा। ये बात कर रहे हैं हम साल 2004 की। तो मैंने हर सर्जरी को लेप्रोस्कोपी से अटेम्प्ट किया, और किस्मत इस समय ये अच्छी थी कि जब ईश्वर को आपको बनाना होता है तो सारी चीज़ें आपके हिसाब से हो जाती हैं। एक डॉक्टर रेखा मेरे साथ में सर्जरी असिस्ट कराया करती थी, जो मेरे से सीनियर थी 4 साल, लेकिन वो सर्जिकल असिस्टेंट थी। वो भी इंटरेस्टेड लेती थी कि यार लेप्रोस्कोपी सर्जरी हो रही तो हम भी सीखेंगे, करेंगे। और उस समय के जो एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर महाजन, अभी भी वो CHL में हैं, वो भी मतलब कराया करते थे दिल से कि यार आप करो, हम कराएंगे। नहीं तो यूजुअली क्या होता था कि लेप्रोस्कोपी में टाइम ज़्यादा लगता था, तो लोग प्रीफर नहीं करते। एनेस्थेटिस्ट चला रहे यार लंबा खींचेगा, 3-3 घंटे करेगा। किस्मत ये रही कि जो भी केस हमने अटेम्प्ट किया उसमें बहुत टाइम नहीं लगा, और हर पहला केस सक्सेसफुल हुआ। मतलब पित्त की नली में CBD स्टोन बोलते हैं उसको, गॉल ब्लैडर से जब स्टोन खिसक जाते हैं, तो मैंने पहला CBD स्टोन जब किया लेप्रोस्कोपिकली और उसको रिकॉर्ड किया, वो केस लोग 3-3, 4-4 घंटे, वो केस हमारा 1.5 घंटे में हो गया पूरा। क्या बात। तो ऐसी फंडोप्लाइकेशन किया, एसिडिटी की सर्जरी, एक्लेजिया कार्डिया, हर पहला केस मेरा सक्सेसफुल हुआ। मुझे किसी केस को कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, या ईश्वर की मर्जी ले लो, ईश्वर को कुछ बनाना था इसलिए ये हुआ, और हर सक्सेसफुल केस से बूस्ट अप मिला। अगले 2 साल 3 साल में मैंने सारी सर्जरीज, पेट की सारी सर्जरी जो है मैं लेप्रोस्कोपी से करके, और मेरे पास वीडियो था उसका। चलिए, पेट की वीडियो से मुझे याद आया, सन 2007 में, अभी हम 2004 पे थे, 3 साल आपने करा लगातार ये, और 2007 में आपको बेल्जियम में किसी ने इनवाइट करा। हाँ, वो सब क्या हुआ, मैं संजय गांधी PGI में था, तो उस समय क्या था कि बेरियाट्रिक सर्जरी जो है वो नई आई थी उस टाइम पे। तो मेरे एक सीनियर है डॉक्टर महेंद्र नरवारिया, उन्होंने बेरियाट्रिक सर्जरी शुरुआत कर दी थी। इंदौर में भी शुरुआत हो गई थी, एक सुनील शर्मा साहब आए थे वहाँ से। तो मैंने उनसे बोला यार ये बेरियाट्रिक सर्जरी जो है ये यदि कहीं मतलब देखना हो या सीखना हो, तो बोलते डॉक्टर लुक हैं, बोले मैं मेल कर देता हूँ उनको और तुम वहाँ चले जाओ। तो मैं डॉक्टर लुक का रिप्लाई आ गया मेरे पास कि यू कैन कम फॉर अ मंथ और 15 days 3 months वॉट एवर यू वांट। तो उन्होंने मेरा वहाँ स्टे वगैरह सब अरेंजमेंट कर दिया। तो मैं अपना लैपटॉप लेके गया वहाँ पे। तो 2007 में मेरे लैपटॉप में सारी सर्जरीज थी, ईसोफेगस की सर्जरी थी, लेप्रोस्कोपिक, स्टमक की थी, स्प्लीन, किडनी, सब कुछ था, एड्रेनल ग्लैंड, मतलब पेट की जितने सर्जरी सारे वीडियो थे। तो जब मैं उनके पास में गया तो उनने मुझे पहला जो केस था वो सुबह 6-8 बजे OT चालू करते थे और मंडे टू थर्सडे OT होती थी और शाम को 6 बजे तक करीब 10-12 सर्जरी होती थी। और जगह इतनी छोटी थी, सेंट निकोलस करके एक जगह है एंड्रॉप के पास में, 65,000 पॉपुलेशन, 500 बेड का हॉस्पिटल, पूरा फुल। मैं संडे को पहुंचा तो मुझे लगा, डाउट हुआ कि मैं अस्पताल में आया हूँ कि कहाँ आया हूँ, कोई नहीं था, साइलेंट, ओनली एक रिसेप्शनिस्ट थी बस। तो मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटल फुल था, वहाँ कोई अटेंडेंट नहीं आता है और 2 ही कैटेगरी होती है, या तो सिंगल या ट्विन। अच्छा। कोई जनरल, डीलक्स, सुपर डीलक्स कुछ नहीं होता वहाँ पे।
और लोग, अब व्यक्ति आता है, अपना कार्ड जमा करता है और अपना एडमिशन और सर्जरी। और इतने आश्चर्य की बात थी कि मेरा वो एक्सपीरियंस इतना बढ़िया रहा कि जब उनने मेरे वीडियो देखे तो ही कन्फेस कि डॉक्टर राकेश, इवन आई डोंट डू सच सर्जरीज व्हाट यू आर डूइंग एट योर प्लेस एंड योर स्पेक्ट्रम इज़ वेरी वाइड। क्योंकि हम चेस्ट की सर्जरी भी करते थे उस टाइम पे, क्योंकि कोई मिनिमल एक्सेस एडवांस करता ही नहीं था। तो फॉर्चुनेटली डॉक्टर वाजपेयी, जो चेस्ट फिजिशियन बड़ा नाम है, उन्होंने मुझे चेस्ट के केसेस देने चालू किए थे, तो हमने वो भी सब रिकॉर्ड करके ले गया था। देन आफ्टर 15 days ही कॉल्ड मी, बोले यू आर इन्वाइटेड एट माई होम एंड माई वाइफ विल प्रिपेयर डिनर फॉर मी। इफ़ किसी को मतलब इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई आपको घर बुलाए, वाइफ आपके लिए डिनर रेडी करे, और फिर उन्होंने जो है मुझे बुलाया करीब वो, बिकॉज जाने के 2 दिन पहले, और वाइफ वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन हिंदुज़म, तो उन्होंने मुझसे पूरी महाभारत की कहानी सुनी। अच्छा। और देन ही हैज़ गिवन मी द ऑफ़र कि मैं आपको ऑफ़र देता हूँ, आप मेरे साथ आ जाओ, अपन मिल के काम करेंगे। 12,000 यूरो बोले आपकी मंथली सैलरी होगी, और उस समय यूरो 60 रुपये का हुआ करता था, तो 12,000 यूरो बहुत बड़ा अमाउंट था। बोले बच्चों की, सबकी फैमिली की सिटीजनशिप मैं अरेंज करूँगा, बट आई रिफ्यूज़ड हिम। मैंने उनको बोला, मतलब देखिए ऐसा है कि मैं अब इस्टेब्लिश हो चुका हूँ ऑलरेडी, और मेरी पैसे की बहुत चाहत नहीं है, क्योंकि मैंने जो सीखा है, जो मुझे समाज ने दिया, समाज को लौटाना भी है, इसलिए मैं इंदौर में हूँ, नहीं तो मैं तो कहीं भी जाता। तो सर ये 2007 में, मतलब ये आपको तो मैं, ये बहुत प्राउड की बात है। हमारे डॉक्टर साहब, हमारे इंदौर के डॉक्टर साहब, बेल्जियम के लोग बोल रहे हैं कि सर आप यहाँ पर आ जाओ, आप यहाँ पर रहो, और वो बेल्जियम के डॉक्टर सर से सीख रहे हैं, तो ये हमारे लिए सर बहुत प्राउड मोमेंट है सर, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। सर ये जर्नी आपकी आगे बढ़ी सर, आप अभी हॉस्पिटल में अपोलो ग्रुप के साथ में रहे आप, और 2012 में सर आपने डिसीजन लिया और आप लेकर के आए सिनर्जी हॉस्पिटल। आप और आपके साथ में लगभग 16 लोग, वो सब तजुर्बा के साथ था सर, क्योंकि बीइंग डॉक्टर सर, डॉक्टर एक अलग अप्रोच है, और आपने कहा आप डॉक्टर प्लस हॉस्पिटल भी रन करेंगे, तो सर ये आया कैसे? क्या था, मुझे ये रियलाइज़ हुआ था उस समय कि देखिए कॉर्पोरेट अपोलो फ्रेंचाइजी थी CHL, और क्या होता है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की लिमिटेशन होती है, आप हर आदमी को ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए किसी कॉर्पोरेट की भी अपनी प्रॉब्लम है, मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उनको इतनी सैलरी देना है, तो कोई गलत नहीं है, सब अपनी जगह सही है, तो हर पेशेंट को नहीं ट्रीट कर पाते थे। तो कॉन्सेप्ट ये था कि यार कोई भी मरीज़ जो है वो वापस न जाए, किसी को कम पैसे में, किसी को ऊपर नीचे करके। और ये ग्रुप बहुत अच्छा था, मतलब उसमें कुछ मेरे सीनियर थे, कुछ मेरे कलीग थे, और कुछ मेरे MBBS के 2 सीनियर थे, कुछ मेरे संजय गांधी के कलीग थे। बहुत अच्छा ग्रुप था, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, मेहनत करके अस्पताल बनाया, 2 नॉन मेडिको थे उसमें। और हॉस्पिटल 5 फरवरी 2012 को इनाग्रेशन हुआ, बहुत बड़ा इनाग्रेशन हुआ, 10,000 लोग आए, मतलब कैलाश विजयवर्गीय जी, मेंदुला जी, ताई सब आए, सब ने इनाग्रेशन किया। और हॉस्पिटल जो है वो विदिन 3 मंथ्स फुल, 130 बेड का हॉस्पिटल था, और 6 महीने में प्रॉफिटेबिलिटी आ गई। क्या बात है। तो यही सोच के किया था कि भाई अपना चैम्बर होगा, किसी भी मरीज को मना नहीं करेंगे, और अच्छा काम करेंगे, ये सोच के अस्पताल बनाया था। सर हुआ क्या सर, मतलब क्या, व्हाट वेंट रॉन्ग इज द क्वेश्चन आई थिंक। देखिए इसमें मतलब बहुत बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन कट शॉर्ट मुझे यही समझ में आया लॉन्ग टर्म में कि डेस्टिनी आपसे कुछ अलग कराना चाहती है। तो मुझसे डेस्टिनी कुछ अलग कराना चाहती थी, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ग्रुप में होते हो, ग्रुप के हिसाब से काम करना पड़ता है, और सब 5 उंगलियां एक जैसे नहीं होती, तो ग्रुप के सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। वो लोग शायद, मेरे जो साथी लोग, तो मुझे समझ नहीं पाए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। इंटेंशन तो सबको साथ लेके चलने का ही था, कभी ऐसा था नहीं कि कुछ अपना अलग करना है, कोई ऐसे लालच था नहीं, कोई पैसे की चाहत नहीं थी। सर सिनर्जी हॉस्पिटल सर कब से कब तक रहा सर? 2012 से 2012 से शुरू हुआ, और हमने साल भर तो ठीक था, और फिर डिस्प्यूट चालू हुए कुछ छोटे छोटे चीज़ों को लेके, ईगो को लेके, इसको लेके, उसको लेके। और एक बार हम ऐसा बैठे भी, हमने बोला कि यार अपन जो नहीं हैं, रहना चाहते हैं, अलग हो जाते हैं, और मतलब चूँकि सब लोग साथी लोग ही हैं, सब जानते हैं एक दूसरे को, और अच्छा मतलब अपन सॉफ्टली जो है वो अपन हिसाब किताब करके जो जाना चाहता है उसको पैसे दे देते हैं।
अब बाय द टाइम क्या हुआ कि उसमें एक ग्रुप ऐसा बन गया जो कि भाई मेजोरिटी बोले हम मेजोरिटी से अस्पताल चलाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है चलाओ आप। फिर क्या होता है जब लॉयर इन्वॉल्व हो जाते हैं, अब लॉयर क्यों इन्वॉल्व होते हैं कि भाई अब जैसे मैंने बोला यार कि भाई जो पैसा आप बनता है वो दे दो, और सामने वाला यदि नहीं रेडी है तो आप क्या करोगे भैया, आपको पता है कि आपको अस्पताल भी छोड़ना पड़ेगा और आपको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, तो आप लॉयर तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। लॉयर इन्वॉल्व हो गए, फिर बाद में फोर्सफुली मुझे छोड़ना पड़ा, और छोड़ने के बाद में फिर वो डिस्प्यूट हुआ, फिर लिटिगेशन हुआ, फिर अल्टीमेटली वो चीज़ें सॉल्व हुई। सही बात सर। उसको छोड़ने के बाद में सर आपने वापस से अपोलो ज्वाइन करा, आपने मुझे एक लाइन बोली थी आपने कि फिर मैंने कहा कि बस अब मैं ब्रेक लूँगा मैं। देखो हॉस्पिटल बनाना था, समाज के लिए कुछ करना था, और हर पेशेंट को ट्रीट कर पाए इस भावना से हॉस्पिटल बनाया था। लेकिन चूंकि वो लोगों ने बोला भी कि ये फेलियर हो गया, और यूजुअली इसी तरह से देखता है समाज की भैया आपने अस्पताल बनाया, कुछ लोग चाहते भी हैं दिल से कि डिसइंटीग्रेट हो जाए, और कुछ लोग लेकिन किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है। आपकी यदि बॉन्डिंग अच्छी है, चलते हैं लोग अच्छे, ऐसा नहीं है, मतलब एक आगरा में ग्रुप है चल रहा है, पूना में है, नागपुर में है, लोग चलाते हैं। अब या तो उसमें कुछ कमी रही होगी, एग्जिट क्लॉज का इशू होगा, कुछ होगा, जो भी होगा, मतलब नहीं चला, ठीक है, उसको मैं गलत नहीं मानता और उसको मैं फेलियर भी नहीं मानता, क्योंकि दैट वाज अ वेरी मच लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर मी। आई लर्न अ लॉट, और मेरा ऐसा मानना है कि फेलियर इज़ अ पाथ ऑफ सक्सेस। तो आगे जाके वो मेरी सक्सेस का एक प्लेटफॉर्म था, तो मैं उसको फेलियर नहीं मानता हूँ। जब डिसअपॉइंटमेंट आपको होता है तो फिर आप जो है ब्रेक चाहते हो। मैंने भी एक ब्रेक लिया, 5 साल का ब्रेक लिया। 5 साल का ब्रेक लिया, मैंने काम किया, क्योंकि उस समय ये राष्ट्रीय हॉस्पिटल हुआ करता था और इसको अपोलो ने टेक ओवर किया था। सही बात है। उनको भी सर्जन चाहिए था, और बीइंग एडवांस लेप्रोस्कोपी सर्जन दे वांट मी डेस्परेटली, और चूँकि उनकी नीड थी, और मुझे लगता है जहाँ आपकी नीड हो वहाँ जाना चाहिए। सही बात है। तो मैं गया, उनसे मिला, उन्होंने मुझे बुलाया और बोले कि आप क्या चाहते हैं। मैंने नथिंग। बोले हाउ मच मनी यू वांट। मैंने बोला आई एम नॉट गोइंग टू कोट एनीथिंग, व्हाट एवर यू विल गिव मी आई विल एक्सेप्ट। सर 5 साल आप रहे अपोलो ग्रुप के साथ में, 2018 तक आप फिर वहाँ पर रहे, आप सर्जरीज करते रहे वहाँ पे, और आपने कोई ऐसा नया प्लान नहीं बनाया। उसके बाद सर फिर एक और नया हॉस्पिटल वापस से आपने बोला कि मैं एंटरप्रेन्योर, मतलब समाज के लिए, सोसाइटी के लिए एक नया हॉस्पिटल आप तैयार करेंगे, और आपने सर स्टार्ट करा एमिनेंट हॉस्पिटल, जो कि अभी पलासिया पर लोकेटेड है सर। तो ये 2018 में शुरू हुआ सर। 2019 में हमने इसको, एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास में आई। ये एक हॉस्पिटल था, एक 100 बेड का हॉस्पिटल था, पहले यूरेका हुआ करता था जी। तो वो जो ओनर थे उनने बोला कि यार ये हॉस्पिटल आप खरीद लो। तो लेकिन अब चूँकि उस समय इतना पैसा बैंक में था नहीं कि अपन हॉस्पिटल, मतलब सब जगह नेटवर्क तो थी, लेकिन सब लैंड में और प्लॉट में इधर उधर सब पड़ा हुआ था पैसा, और कोई लोन भी नहीं था। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं लोन फ्री था उस समय। तो मैंने इसको लीज पे लिया पहले, कुछ 10 लाख रुपए लीज पे लिया महीने की। फिर उस बंदे ने मुझे ऑफ़र दिया 3 महीने बाद कि बोले आप इसको ख़रीद लो। तो उसके पहले मैं एक अटेम्प्ट कर चुका था लोन के लिए, तो लोन मुझे मिला नहीं। फिर हमारे जीवन में एक किरदार की एंट्री होती है, अमनदीप सिंह शासन। तो जी, ही केम टू मी एंड देन ही ऑफर्ड मी 100% लोन। तो वैसे तो 100% लोन मिलता नहीं है, लेकिन मेरे पास एक एक्सपीरियंस था, मेरे घर मुझे मिला था 100% लोन से। तो मैंने बोला यार, और फिर भाई को देख के लगा कि यार ये बोल रहा है तो करके दिखाएगा। तो इनने 100% लोन दिखा दिया, तो अस्पताल खरीद लिया। एमिनेंट हॉस्पिटल जब आपने एज अ ओनर, अभी सर ये माइंडसेट थोड़ा सा एक बार ज़रा समझाइए लोगों को। एक है डॉक्टर का माइंडसेट, जो डॉक्टर है, जो सर्जन है, जो एक्सपर्ट है उसके स्किल सेट का, और फिर आप ओनर बन जाते हैं पूरे पूरे हॉस्पिटल के। अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं उनकी टेक केयर आपको ही करना है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 150 का स्टाफ है, और करीब 1.25 से 1.5 करोड़ का महीने का खर्चा है, और रेवेन्यू का पता नहीं है कि कितना रेवेन्यू आएगा। खर्चे फिक्स हैं, और किस्मत इसलिए है क्योंकि एक अमनदीप साथ में है, और दूसरा जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो बहुत पहले इन्वेस्ट कर रखी थी।
ये बात सही है कि जब भी कुछ पैसा छोटा मोटा भी यदि ज़मीन में लगाया तो मल्टीप्लाई हुआ और मिला मेरे को, तो वो बैकअप था मेरे पास में। तो इसलिए मैं इस अस्पताल को चला पाया। बात अच्छी थी कि कुछ लोग अच्छे मिले, डॉक्टर संजय इंटेंसिविस्ट बढ़िया मिले, डॉक्टर असीम यूरोलॉजिस्ट ही इज़ अ गुड पर्सन, डॉक्टर मोहित है वो एक अच्छे मिले, कुछ साथी लोग अच्छे मिल गए। और मेरा ऐसा रहता है कि मैं मतलब किसी का पैसा रोकता नहीं हूँ, मैं इमीडिएटली पे कर देता हूँ। मतलब हमारी इंदौर में रैंकिंग जब तक मैंने चलाया, हमारी रैंकिंग नंबर 1 थी पे मास्टर में। तो 6 साल आपने उसको चलाया, बहुत अच्छे से चलाया आपने एमिनेंट हॉस्पिटल को फिर से आपने रेंट पे दे दिया। उसके पीछे रीज़न था, क्या हुआ देखिए, 5-6 साल जब मैंने चलाया तो मैंने देखा 24/7 का इंगेजमेंट है। तो एक ग्रुप आया मेरे पास में, दिल्ली का था, बोले साहब हमको ये अस्पताल लीज पे लेना है। मैंने बोला यार, शुरू में तो मुझे लगा यार क्या लीज पे देना है, सब बढ़िया चल रहा है। बट जब उन्होंने मुझे चीज़ें बोली, सी नाउ डे बाय डे मेडिकल फील्ड डिफ़िकल्ट होते जा रही है, प्रैक्टिस डिफ़िकल्ट होते जा रही है। उसके कई सारे कारण हैं। इंश्योरेंस कंपनी दे डोंट वांट टू गिव गुड पैकेज टू स्मॉल हॉस्पिटल। आजकल उन्होंने पैकेजेस को हॉस्पिटल बेड से लिंक कर दिया है। एक्सपीरियंस स्टाफ, बेस्ट इंटेंसिव स्टाफ सेंट्रल इंडिया मेरे साथ में है, उसके बावजूद भी पब्लिक का जो एटीट्यूड है वो ये है कि उसको लगता है बड़ा अस्पताल मतलब सब कुछ बड़ा। इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देना चाहती, सैलरी आपको हर साल 10% का इंक्रीमेंट करना है। हमारे पास में बड़े अस्पतालों से मरीज रिफ़र होके आते हैं। तो मैंने ये सोचा कि अभी तो ठीक है, आई एम ग्रोइंग 20% एवरी ईयर, बट हाउ लॉन्ग। तो जो हॉस्पिटल मैंने लिया, माई फादर वॉज अगेंस्ट, बिकॉज माई लाइफ वॉज वेरी कंफर्टेबल एट अपोलो। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, ये लीज़ देने के 6 महीने पहले, बोलते यार मेरी एक तमन्ना है। मैंने बताइए। बोले मैं चाहता हूँ कि तुम एक बड़ा अस्पताल बनाओ। क्या बात है। तो मैंने बोला पापा बड़ा अस्पताल कहाँ से बनेगा, यही चल रहा है, इसी को चलाने में दिक्कत आ रही है। तो वो ये डेस्टिनी आपसे कुछ अलग कराना चाहती है। तो जैसे ही मैंने लीज़ की टर्म कंडीशन अच्छी थी, मैं 24/7 के मैनेजमेंट की झिकझिक से बाहर हो रहा था। मेरे जो एम्प्लॉय जितने थे उनके लिए फ्रेंडली सिचुएशन थी। तो 6 साल के अच्छे चलाने के बाद में मुझे लगा कि जो है अपन इसको और उसी टाइम पे मेरे को एक लैंड का ऑफ़र आ रहा था। एक मेरे साथ में एक बहुत अच्छे मेरे वेल विशर हैं शैलेंद्र जैन, वो मेरे लिए कुछ थोड़ा प्रॉपर्टी काम देखते हैं, उनका भी करते हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका। तो उन्हें एक ऑफ़र लेके आया उसी टाइम पे कि बोले डॉक्टर साहब एक लैंड अच्छी आ रही है, बोले हॉस्पिटल की, बड़े अस्पताल की। फादर की इच्छा थी और हम सब चल ही रहा था। और इस टाइम पे फिर ये लीज़ का ऑफ़र आया, तो मैंने बोला यार अब यहाँ से थोड़ा सा मैनेजमेंट से हटते हैं तो अपन नए प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे, इसलिए मैंने इसको लीज़ आउट कर दिया। सर भविष्य ये है कि एक बड़ा हॉस्पिटल आ रहा है, और वो आप बताएंगे सर लोगों को भी कहाँ आ रहा है। ये लैंड हमने फाइनल करी है MR9 पे, और करीब 30,000 स्क्वायर फीट लैंड है, और यहाँ पे G+10 की परमिशन है, और हम 200+ बेड का हॉस्पिटल यहाँ प्लान कर रहे हैं। अब देखते हैं हॉस्पिटल कैसे होगा। कोशिश ये रहेगी कि थोड़ा सा उसमें चैरिटेबल कॉन्सेप्ट भी हो। अब उस समय क्या सिचुएशन रहती है, क्या हम किसी बड़े के साथ टाई अप करते हैं या खुद चलाते हैं, ये तो फ्यूचर ही बताएगा।